तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये क्लास। और ये क्लास है हमारी एनटीए यूजीसी नेट समाज कार्य की। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम शाम को 8 बजे से समाज कार्य द्वितीय प्रश्न पत्रों पर चर्चा करते हैं। और आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। 20 से लेकर 30 सितंबर के बीच में समाज कार्य का कभी भी पेपर हो सकता है। और मैं विगत वर्ष के प्रश्नों पर चर्चा कर रहा हूँ जून 2015 का। आज समाज कार्य जून 2015 में बेसिकली 2 पेपर हुआ था। एक समाज कार्य द्वितीय प्रश्न पत्र था, एक समाज कार्य तृतीय प्रश्न पत्र था। मैं बात कर रहा हूँ जून 2015 का समाज कार्य द्वितीय प्रश्न पत्र पर जो 50 प्रश्न होंगे आपके सामने। पहला प्रश्न आज का ये है कि अंतर क्रिया प्रतिमान को समझने और हस्तक्षेप करने में पहला कदम डैश है। क्या संचार होगा, संगठक होगा, संवेदीकरण होगा या गोपनीयता होगा? क्या इसका सही जवाब होगा? संचार होता है। अंतरक्रिया से तो संवेदीकरण भी हो सकता है। अंतर क्रिया प्रतिमान को समझने और हस्तक्षेप करने का पहला कदम संवेदीकरण गलत जवाब हो जाएगा। नहीं हो सकता है हस्तक्षेप को। अंतःक्रिया समझने का संवेदीकरण, अंतःक्रिया संवेदीकरण एक इमोशन शब्दों से जुड़ा होता है, सेंसरी इश्यूज से जुड़ा होता है। तो अंतरक्रिया प्रतिमान को समझना है, हस्तक्षेप करने का पहला कदम अंतःक्रिया का कभी भी संवेदीकरण नहीं हो सकता। इस चीज को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। हस्तक्षेप कर रहे हैं आप, उसका एक प्रकार काउंसलिंग। किसी बच्चे ने कहा था कम्युनिकेशन इज द राइट आंसर, यहाँ पे सही होगा संचार। अंतरक्रिया उसके प्रतिमान को समझना और हस्तक्षेप करने का पहला कदम जो होता है वो संचार होता है। क्योंकि आपको मालूम है कि संचार में प्रेषक के द्वारा प्राप्तकर्ता को सूचना भेजने की प्रक्रिया है। आप जानते हो ना, संचार में भाई प्रेषक आप हो गए, मेरे पास मैं रिसीवर हूं, तो सूचना भेजने की क्रिया कर रहे हैं आप। तो जिसमें जानकारी पहुंचने के लिए ऐसे माध्यम का आपने प्रयोग किया है ना, जो माध्यम का आपने प्रयोग किया है वो बेसिकली एक संप्रेषित सूचना है। और यहाँ पे सेंडर और रिसीवर दोनों समझ सकते हैं, हस्तक्षेप कर सकते हैं, तो आप प्रतिक्रिया बनती है मैम कम्युनिकेशन का। वही आपका सही जवाब है। कितने लोग आप सहमत हैं कि संचार इज द राइट आंसर? क्यों ओके, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे संचार ही करेक्ट जवाब होगा, है ना। अच्छा, गतिमान बनाना क्या हो सकता है? गतिमान बनाना एक प्रकार जी एक्टिव करना। देखिए यहाँ आप समझने की कोशिश। देखिए अब आपको गतिमान में एक गतिमान का होता है किसी चीज को गति देना, लेकिन और देखिए उसके सामने लिखा है संगठक। और अगर स्पष्टीकरण करना है आपको तो आपको देखो लिखा है मिलेगा मोबिलाइजेशन। अब बेसिकली ये वाला शब्द सही है, मोबिलाइजेशन वाला। अब बताइए आप क्या बोलेंगे यहाँ पर मोबिलाइजेशन को? अरे बोलिए ना। सामान्यीकरण करना। ओके, यहाँ बेसिकली जो मोबिलाइजेशन का अर्थ हम निकालते हैं वो संगठन से ही निकालते हैं। एक संयोग से निकालते हैं, कोऑर्डिनेशन का निकालते हैं, मेल का निकालते हैं, सामंजस्य का निकालते हैं। वो गतिमान की प्रक्रिया मानती है उसको, गतिमान बनाने की बात करता है। सेंसरी आप जानते हैं संवेदीकरण से रिप्रेजेंट करता है ये। और कॉन्फिडेंटली एक प्रकार से आपको अच्छे से मालूम है कॉन्फिडेंटली मीन्स क्या होता है। कॉन्फिडेंटली गोपनीयता। तो एक प्रकार से नहीं, गोपनीयता सीक्रेट होता है, कॉन्फिडेंस होता है बेसिकली। ये आत्मविश्वास जैसी प्रक्रिया को रिप्रेजेंट। अच्छा यहाँ पे ओके गोपनीयता हिंदी देगा। ओके ठीक। बेसिकली क्या कॉन्फिडेंटली मीन्स होता है, मैं बोल रहा था कॉन्फिडेंट नहीं होता जैसे आत्मविश्वास बढ़ना। यहाँ पे गोपनीयता को सीक्रेट जैसे शब्दों को रिप्रेजेंट किया गया है ना। तो ये गोपनीयता पहला कदम नहीं है, ना ही आपका गतिमान मोबिलाइजेशन वाली पहला कदम है, ना ही आपका सेंसरी पहला कदम है। पहला कदम आपका कम्युनिकेशन होगा। यही आपका सही जवाब होगा। जब भी सोशल वर्क में केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क, केस वर्क करते हो तो उसमें सबसे पहले कम्युनिकेशन देखा जाता है, न कि गोपनीयता। गोपनीयता सब बाद की प्रक्रिया होती है, संवेदीकरण बाद की प्रक्रिया होती है, मोबिलाइजेशन बाद की प्रक्रिया होती है। पहला कदम कम्युनिकेशन की होगा। अब शायद आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, आप केस वर्क में आप मान लीजिए केस कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे आपके सामने केस के रूप में आया है कोई व्यक्ति
और आप उसका अध्ययन करता है, तो बताइए सेवार्थी के बीच प्रगामी संचालन डैश कहलाएगा क्या? प्रक्रिया। तो आपने एच.एस. पल्लमन का चीज़ें को सुना होगा भली भांति तरीके से, है ना? समस्या समाधान प्रक्रिया, या हम ये कह लीजिए कि समस्या समाधान उपागम। और जब हम बात करते हैं समस्या समाधान उपागम की, तो 4 P's के नाम से जाना जाता है ना? और ऐसी कंडीशन पे समस्या समाधान उपागम में से केस वर्क में सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो वो प्रक्रिया की बात करते हैं, वो एक प्रक्रिया कहलाती है। तो आपको मालूम होगा पर्सन आता है, फिर आपका क्या आएगा? प्लेस आएगा, फिर आपका क्या आएगा? प्रॉब्लम आएगी, फिर आपकी क्या आएगी? प्रोसेस आएगा, प्रक्रिया आएगा। तो प्रगामी संचालन जो कहलाता है अध्ययनकर्ता के बीच में और सेवार्थी के बीच में, एक सोशल वर्कर और सेवार्थी के बीच में जब कोई कार्य होता है तो उस दौरान पे डायग्नोसिस की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, तो प्रगामी संचालन होता है और उस प्रगामी संचालन का नाम दिया गया है प्रोसेस, प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। सन 1957 में हेलन होरिस पल्लमन के द्वारा शिकागो विश्वविद्यालय के समाज कल्याण प्रशासन के तत्वाधान में उन्होंने एक सिद्धांत को देते हुए साफ शब्दों में स्पष्ट करते हुए कहा कि सेवार्थी चाहे वह व्यक्ति अथवा परिवार दोनों की क्षमता में वृद्धि करना सामाजिक व्यक्तिक सेवा कार्य का उद्देश्य बनेगा, है ना? उद्देश्य उसका बनेगा। तो ऐसी क्रिया पर आप लोग ध्यान रखेंगे। आपका सही जवाब यहाँ पर प्रक्रिया होगा। ये समाज कार्य प्रारूप के 4 अंग हैं जो ऑप्शन में लिखे हुए हैं: व्यक्ति, समस्या, स्थान, प्रक्रिया। और आपको मैं बता दूं प्रक्रिया क्या होती है, थोड़ा सा समझा देता हूं, समझ लीजिए आप। व्यक्तिक सामाजिक सेवा कार्य के दौरान में जब मूल रूप से समस्या समाधान करने वाली प्रक्रिया, लेकिन सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान इस प्रक्रिया द्वारा संभव नहीं होता है। केवल आंतरिक और बाह्य समायोजन से संबंधित समस्याओं को उसकी परिधि में रखा जाता है। तो यहाँ जब हम उसकी समस्या का समाधान करते हैं तो 3 प्रकार के साधन सेवार्थी की सहायता की जरूरत पड़ती है। एक प्रकार के हम उसकी यूज करते हैं। एक तो चिकित्सा के संबंध में करते हैं, एक कार्य प्रणाली की निश्चित रूप में करते हैं, और एक समाधान के अवसर के रूप में करते हैं। तो हम इसका जो प्रयोग करते हैं साधनों की सहायता से न केवल व्यक्ति की मनोसामाजिक समस्याओं को सुलझाते ही हैं, बल्कि व्यक्ति की क्षमताओं का यथासंभव अधिकतम विकास करके उसे योग्य बनाते हैं और उसे आत्मनिर्भर बनाते हैं, अधिकतम सुख एवं संतोष प्राप्त करके उसे जीवन यापन कर सके। इस तरह की क्रिया का संचालन करते हैं, वो प्रक्रिया के अंतर्गत आती है, वो प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। इस चीज़ को आप सब लोग ध्यान रखिएगा। संस्था, सेवार्थी जिस संस्था पर सहायता के लिए आता है, संस्था एक प्रकार का जहाँ पे स्थान को रिप्रेजेंट करता है, उसको बताता है कि संस्था के माध्यम से संपन्न होता है। सेवार्थी की समस्या समाधान संस्था के माध्यम से ही होता है। वो स्थान कौन सा है? वो सार्वजनिक भी हो सकता है, निजीकरण भी हो सकता है, निजी वाला भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है। बात रही समस्या की, आप समस्या भली भांति तरीके से जानते हैं। समस्या कोई एक या एक से अधिक आवश्यकता होती है जो व्यक्ति की जीवनचर्या में व्यवधान और कष्ट उत्पन्न कर देती है। समस्या उस समय उत्पन्न होती है जब व्यक्ति सामाजिक भूमिका पूरी करने में बाधा अनुभव करता है और वह अपने को समस्या समाधान करने में असमर्थ पाता है, तो हम वहाँ पे समस्या को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आता है व्यक्ति। आप व्यक्ति के बारे में जानते भी हैं अच्छे से कि संस्था में सहायता लेने वाला व्यक्ति सेवार्थी कहलाता है। वह अन्य व्यक्तियों के समान ही होता है, परंतु कुछ भिन्नता उस समय प्रकट होती है जब सेवार्थी को एक व्यक्ति के रूप में देखने का प्रयत्न करता है। समस्या चाहे उसकी सामाजिक हो, मनोसामाजिक हो या सांवेगिक हो, वह प्रत्येक स्थिति में पूर्णतः में प्रतिक्रिया करता ही है। तो व्यक्ति महिला भी हो सकती है, बच्चा भी हो सकता है, वृद्ध व्यक्ति भी हो सकता है, युवा व्यक्ति भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है व्यक्ति। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। NDRF भारत में प्रतीक माना गया है। देखिए प्रतीक का मतलब यहाँ पे ये है कि आप फुल फॉर्म बताइए। ओके, इतना सरल सवाल है।
क्या क्या नाम बताया? सर नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। रिस्पॉन्स फोर्स। फोर्स। तो यहाँ पे आपने क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी का चुनाव किया है और यही आपका सही जवाब है, जिसको आप राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का नाम देते हैं। आप सभी लोग भली भांति तरीके से मैंने आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा किया भी है। ये जो है 2006 में इसकी क्या किया गया था, स्थापना की गई थी। स्थापना। हाँ, और इसका मुख्यालय दिल्ली में है, आप जानते होंगे, अंत्योदय भवन में, नई दिल्ली, अच्छे तरीके से मालूम होगा। यहाँ के जो उत्तरदायी मंत्री हैं वो जानते हैं, आप सभी लोग परिचित होंगे अमित शाह जी से, जो गृह मंत्री हैं। और यहाँ पे जब अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल पर, जिसको आप इसके शुद्ध हिंदी में बोलते हो, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को हिंदी शुद्ध वही होता है राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल। तो इसके तहत खतरनाक आपदा स्थिति या आपदा के लिए विशेष प्रतिक्रिया के उद्देश्य के लिए गठित किया गया है। यह एक भारतीय विशेष बल है, एक भारतीय विशेष बल है। ये भारत सरकार जो भारत के द्वारा चलाया गया, ये भारत में आपदाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है और प्राकृतिक आपदा के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार एक नोडल मंत्रालय गृह मंत्रालय के रूप में आती है। तो आपको मालूम हो चुका होगा कि एनडीआरएफ क्या होता है। भारत में आपदाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है और प्राकृतिक आपदा के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार में नोडल मंत्रालय गृह मंत्रालय है। ये तो गंभीर प्राकृतिक आपदाएं जो आती हैं वो केंद्र सरकार राज्य के अनुरोध पर सशस्त्र बलों, केंद्र अर्धसैनिक बलों और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की तैनाती सहित प्रभावित राज्य की सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होती है। तो वही है आपका नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, जिसकी स्थापना 2006 में हुई थी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में कि किसी दूसरे की आवश्यकता, ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा, बहुत सरल प्रश्न है, केवल प्रश्नों का हेरफेर है यहाँ पर, कि किसी दूसरे की आवश्यकताओं और परिस्थितियों को समझने की योग्यता क्या कहलाती है? क्या संधिवार्ता, सहयोग, पक्ष समर्थन, तदानुभूति? क्वेश्चन नंबर 4। देखिए प्रश्न बहुत सरल था, आपने पकड़ भी लिया कि किसी दूसरे की आवश्यकता और परिस्थितियों को समझने की जो योग्यता कहलाती है वो तदानुभूति ही कहलाती है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 4 वाला ही करेक्ट जवाब रहेगा। बहुत बढ़िया जवाब, ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट माना। तो मैंने बताया भी है, सहानुभूति की तरफ आप अग्रसर ना हुआ करें, तदानुभूति की तरफ अग्रसर हुआ करें। ये यूजीसी का ट्रेंड चला हुआ है कि यह हमेशा आता है, तदानुभूति ही सही जवाब होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर तदानुभूति का मतलब क्या होता है? ये आता मैंने पढ़ा बहुत बार है। ठीक है, एक जैसे आपने सहानुभूति, ठीक है, एक सहानुभूति और समानुभूति होता है ना? बात समझ रहे हैं आप? जो सहानुभूति होता है, सहानुभूति, वो बेसिकली आपको मालूम होगा अच्छे तरीके से कि सहानुभूति किसी के दुर्भाग्य के लिए खेद महसूस करने के बारे में, जहाँ पे आप अर्थ निकालते हैं कोई अन्य व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है, ऐसे शब्दों को आप स्पष्ट करते हैं सहानुभूति। और स्पष्ट तरीके से बताता हूँ सहानुभूति के बारे में और समझिए। सहानुभूति बेसिकली जो होता है वो सिंपैथी को बताता है कि हम ज़्यादा परिचित होते हैं क्योंकि वे आमतौर पर सभी के द्वारा इस्तेमाल में लाया जाता है, सहानुभूति वाला जैसा शब्द। और जो तदानुभूति होता है, शब्द उतना प्रचलित शब्द नहीं होता है, हालांकि यह शब्द एक प्रकार से जो है उसकी आवश्यकताओं के आधार पे, उसकी परिस्थितियों के आधार पे समझने की बात करता है, तो वहाँ पर हम उसको समानुभूति का नाम देते हैं कि ये है समानुभूति, ये होता है समान। और जहाँ हमदर्दी, अनुभूति, चिंताएं शामिल होती वो सहानुभूति होती। अब हमदर्दी, चिंता, अनुभूति, करुणा, ये सब तो शामिल नहीं है। जब नहीं शामिल है, परिस्थितियां शामिल है, आवश्यकताएं शामिल हैं, तो तदानुभूति ही होगा, ना कि सहानुभूति होगा। बात समझ में आई आपको? हाँ, वही तो सहानुभूति किसी और की भावनाओं को साझा करने की हमारी क्षमता है।
दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को समझना जैसे हम उन्हें स्वयं महसूस कर रहे हैं, वो सहानुभूति है। आवश्यकता और परिस्थितियों को समझना हो तदानुभूति होता है वो। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही है। निम्न में कौन सा अधिनियम वनों के विअर्क्षण को सीमित और विनियमित करता है? थर्ड ये सर, आपका- वन संरक्षण अधिनियम। हाँ, संरक्षण अधिनियम। आप भली भांति तरीके से जानते होंगे वन संरक्षण अधिनियम। और ऐसे में हम इसकी जब बात करते हैं वन संरक्षण अधिनियम को लेकर, तो सन 1980 में निर्धारित किया गया कि वन क्षेत्रों में अस्थायी कृषि वानिकी का अभ्यास करने के लिए केंद्रीय अनुमति आवश्यक है। और आप भली भांति तरीके से इसके बारे में जानते भी होंगे। सिंपल सी चीज़ है। तो ये देखिए, अगर हम बात करें सिंपल शब्दों में, मेरी बात को आप ध्यान समझिएगा कि वन संरक्षण के लिए कुछ पहल तो की गई थी। सबसे शुरुआती जो पहल थी, भारतीय वन नीति आई थी। भारतीय वन नीति आई थी और भारतीय वन नीति 1952 में आई थी। और ये एक औपनिवेशिक वन नीति का एक सरल विस्तार था, जहाँ पे कुल भूमि क्षेत्र का 1/3 तक वन आवरण बढ़ाने का प्रावधान शामिल किया गया था वन नीति में 1952 में। हालांकि उसके बाद वन संरक्षण अधिनियम आया जो 1980 का था। ये 1952 का था और ये 1980 का था। और 1980 में निर्धारित किया गया कि वन क्षेत्रों में अस्थायी कृषि वानिकी का अभ्यास करने के लिए केंद्रीय अनुमति आवश्यक है और इसके अलावा उल्लंघन या परमिट की कमी को एक अपराध माना गया। हालांकि यह अधिनियम वन संरक्षण के प्रति अधिक आशा प्रदान करता है, लेकिन यह अपने लक्ष्य में सफल नहीं था। वन संरक्षण अधिनियम। अच्छा, फिर आपका राष्ट्रीय वन नीति फिर आई 80 के बाद राष्ट्रीय वन नीति आई। अब ये 1988 का आया। नोट करते रहिएगा, ये सारी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में बनाया जाए प्रश्न आप लोगों से। और इसका उद्देश्य ये था कि एक प्राकृतिक विरासत के रूप में वनों के संरक्षण के माध्यम से पर्यावरणीय स्थिरता और पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाए रखना होगा आपको। तो देश के भौगोलिक क्षेत्र के 33% हिस्सा वन और वृक्ष के आच्छादित करने से या आच्छादित करने के लक्ष्य की परिकल्पना की गई थी। 33%। और ये था राष्ट्रीय वन नीति में बताया गया था 1988 में 33। तो उसमें कार्यक्रम चलाया गया था राष्ट्रीय वन रोपण कार्यक्रम। और राष्ट्रीय वन रोपण कार्यक्रम जो था वो आपको बता दूं कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 2000 में वन भूमि के नवीनीकरण के लिए लागू किया गया था 2000 में। हालांकि 1972 का वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 का ये है, और 2002 का जैव विविधता अधिनियम। और यहाँ तक कि यहाँ पर तक कि अनुसूचित जाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारी की मान्यता अधिनियम 2006। तो ये याद कर लीजिएगा। एक तो आपका 72 का है वन जीव संरक्षण, 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, 2002 का जैव विविधता अधिनियम है, और अनुसूचित जाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी जो है, जिसको आप बोलते हो वन अधिकारी की मान्यता अधिनियम, वो 2006 का है। वो 2006 का है, ठीक है, वह 2006 का है, ठीक है। याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में आप लोगों से बनाए जा सकते हैं। किसको? 2006 का आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी
ब्रैकेट में डाल दीजिए वन अधिकार मान्यता, वन अधिकार मान्यता, वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006। आपको बता दूं, आप लोग को मालूम होगा सुरक्षा का स्तर परिपेक्ष होगा आपका ग्राम वन को लेकर। तो एक क्रम बनता है, एक आरक्षित वन आता है, आरक्षित वन आता है पहले नंबर पर, फिर संरक्षित वन आता है दूसरे नंबर पर, तीसरा आता है ग्राम वन। अब इनमें समझना तो समझ भी सकते हो आप लोग, जो भारत में वन है जब उसका क्लासिफिकेशन किया गया था तो आरक्षित वन को सबसे अधिक प्रतिबंधित वन है, और किसी भी वन भूमि या बंजर भूमि जो कि सरकार की संपत्ति है और राज्य सरकार द्वारा आरक्षित होती है उसको हम लोग आरक्षित वन कहते हैं। और एक संरक्षित वन होता है जो राज्य सरकार को आरक्षित भूमि के अलावा अन्य किसी भी भूमि को जो कि सरकार की संपत्ति है वो संरक्षित करने का अधिकार देती है। और एक ग्राम वन है, ग्राम वन वे हैं जिसके संबंध में राज्य सरकार किसी भी ग्राम समुदाय को किसी भूमि या आरक्षित वन के रूप में सूचीबद्ध भूमि के संबंध में सरकार के अधिकार सौंप देती है या सौंप सकती है कि वो ग्राम बना जाता है। तो ये तीन ऐसे सिस्टम बनाए गए हैं, इसको आप लोग जो है ध्यान रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है ये आप सबके लिए। सर 1986 का बताइए जरा एक बारी, क्या हुआ था? ये देखिए, 86 बना। ओके, ये आपका जो है एक 1972 में जो है वन संरक्षण अधिनियम था, है ना, और जो 1986 का है इसको भी समझ लीजिए। ये पर्यावरण को बेसिकली सुरक्षा और पर्यावरण में सुधार करने के उद्देश्य से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को लाया गया था सन 1986 में, और यह केंद्र सरकार को सभी रूपों में पर्यावरण प्रदूषण को रोकना और देश के विभिन्न हिस्सों में विशिष्ट पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए प्राधिकरण यानी अथॉरिटी स्थापित करने हेतु अधिकृत करना। हालांकि आपको बता दूं, जो 1986 की भूमिका रही थी वो बेसिकली प्रदूषण उत्सर्जन पर प्रतिबंध करना, प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय का अनुपालन करना, निरीक्षण की शक्तियों का बढ़ावा देना, पर्यावरण प्रयोगशालाओं की स्थापना करना, सरकारी विश्लेषक की नियुक्ति करना, अपराधों के लिए दंड की बात करना, कंपनियों द्वारा अपराध, सरकारी विभागों द्वारा अपराध और अपराधों का संज्ञान। ये सारे कॉन्सेप्ट आपका 1986 के अंतर्गत वाले में देखने को मिलता था, और उसी के तहत सुरक्षा उपाय के अधीन कोई उद्योग या प्रक्रिया का संचालन नहीं किया जा सकता है। हालांकि आपको मालूम होगा राष्ट्रीय हरित अधिकरण 1997 का राष्ट्रीय हरित अधिकरण वो आपको रिप्रेजेंट करता है 1986 वाला। हालांकि राष्ट्रीय जो है हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत वर्ष में इसको जो है इसकी स्थापना कर दी गई थी, है ना, इसकी जो है स्थापना कर दी गई थी। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जिसका भारत एक हस्ताक्षर करता है, ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर वियना कन्वेंशन के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में लाया गया था। खतरनाक अपशिष्ट के सीमा पार संचालन पर बेसल कन्वेंशन लाया गया था 1989 में। रॉटरडैम कन्वेंशन लाया गया था 1998 में। राष्ट्रीय कार्बनिक प्रदूषक पर स्टॉकहोम कन्वेंशन लाया गया था। जलवायु परिवर्तन और संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन लाया गया था 1999 में UNFCCC। आप जानते सर हैं ये रॉटरडैम जो है ये किससे संबंधित है?
रोटरडैम कन्वेंशन एक प्रकार का ये संरक्षण को रिप्रेजेंट करता है, और ये बेसिकली खतरनाक रसायन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कीटनाशक के लिए पूर्व सहित सहमति प्रक्रिया का रोटरडैम कन्वेंशन है, जो एक बहुपक्षीय संधि खतरनाक रसायनों के आयात के संबंध में साझा जिम्मेदारियों को बढ़ावा देने की बात करता है। रोटरडैम कन्वेंशन है ना, रोटरडैम कन्वेंशन कब आए थे सर? 1998 में, 1998 में। ठीक है, आगे बढ़िए। तो ये आप सबके लिए हो गया। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, एक चीज़ और ऑप्शन में दिया गया है ना, तो ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, आपने नाम सुना होगा इसके बारे में। यह अधिनियम जो है, अगर हम बात करते हैं तो सन 1960 का है। यह अधिनियम जो है 1960 का है, याद रखिएगा आप सभी लोग इसको। ठीक है, पशुओं के परिपेक्ष में था। तो पशुओं को अनावश्यक पीड़ा या यातना देने के निवारण के लिए इस प्रयोजन के पशुओं के प्रति क्रूरता संबंधी कानून या विधि का संशोधन भी किया गया है इसमें, और ये जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू था। तो ये 1986 है और ये 1960। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 कि और थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत है? बोलिए। नहीं सर, क्लियर है। चलो। ठीक है सर। बहुत बढ़िया है फिर तो। आगे फिर बढ़ते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डैश चिकित्सा अंतः संघर्ष सिद्धांत पर आधारित है। व्यवहार परक। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब आया है व्यवहार परक। नो, व्यवहार परक गलत हो जाएगा आपका। और कोई बताए? सर मनोगत्यात्मक। नहीं, देखो यहाँ पे मनोसामाजिक, मैं मनोसामाजिक नहीं, अंतः संघर्ष का सिद्धांत पर आधारित कभी हो ही नहीं सकता मनोसामाजिक। मनोसामाजिक एक ऐसा सिस्टम है, अगर बात करें विकास की बात करता है। हाँ, अभी आपने जो एक डायनेमिक की बात किया है, मनोगत्यात्मक की जो बात किया है, ये आप सबके लिए सही जवाब हो सकता है। मनोगत्यात्मक चिकित्सा अंतः संघर्ष सिद्धांत पर आधारित है, और यह आपका सही जवाब माना जाएगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि क्यों मनोचिकित्सा आपने कहा, क्योंकि किसी भी मनोचिकित्सक, अब मेरी बात को समझिएगा आप सभी लोग, ये मनोगत्यात्मक को मनोचिकित्सा भी बोल सकते हो आप लोग, है ना, उसमें कोई गलत नहीं है। तो ये जो किसी मनोचिकित्सक के द्वारा या किसी मानसिक रोगी के साथ सावधानपूर्वक बातचीत और सलाह मनोसामाजिक और एक प्रकार से साइकोथेरेपी, मनोसामाजिक जब सलाह या बातचीत की बात करते हैं, ये बेसिकली साइकोथेरेपी के अंतर्गत आती है। तो इसको मनोगत्यात्मक, जहाँ लोगों की व्यवहार संबंधी विविध समस्याओं में बहुत उपयोगी होता है, तो मनोचिकित्सक कई तरह की तकनीकी का प्रयोग करता है। जैसे अगर हम बात करते हैं प्रायोगिक संबंध में, जब हम काम करते हैं उसके रिलेटेड में, तो निर्माण, संवाद, संचार, व्यवहार परिवर्तन इत्यादि बहुत सारी ऐसी थेरेपीज़ वगैरह हैं जिसमें हम रोगी का मानसिक स्वास्थ्य एवं सामूहिक संबंध सुधारने की बात करते हैं। मैं आपको बता दूं, इसका अगर सबसे कोई डीप में अध्ययन किया और गहन अध्ययन के बाद अगर किसी ने निष्कर्ष निकाला, तो उस विद्वान का नाम है डॉक्टर विक्टर फ्रैंकलिन। लेकिन मनोगत्यात्मक जो चिकित्सा थी, जो डायनेमिक थी, वो किसके द्वारा दिया गया था? सिगमंड फ्रायड। और गतिकीय का जब सिद्धांत आता है तो वहाँ पर किसका नाम लगाते हैं? कर्ट लेविन का। करेक्ट। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इन चीज़ों, अच्छा, अब जब कभी भी बात हो चिकित्सक में सबसे अहम भूमिका मनोचिकित्सक में किसने निभाया है, तो एक ग्रीक चिकित्सक थे जिनका नाम था हिप्पोक्रेटस, जो मानसिक अस्वस्थता को एक ऐसी घटना के रूप में देखा जिसका अध्ययन और उपचार प्रयोग सिद्ध आधार पर किया गया था। तो मैं आपसे कहूँगा कि उसको आप जरूर याद रखिएगा, हिप्पोक्रेटस का नाम। हालांकि एग्जाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन आ सकता है, काफ़ी फेमस पर्सन है हिप्पोक्रेटस, है ना। तो यह चीज़ आप लोग जो है ध्यान रखिए। व्यवहार परक में बेसिकली इस B.F. स्किनर का नाम आता है। मनोसामाजिक में किसका नाम आता है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और संज्ञानात्मक में जीन पियाजे का नाम हमने देखने को मिलता है। जी सर, मुझे ये बताइए,
नहीं देखो, विक्टर जो जो मैंने इनका नाम लिया है विक्टर फ्रैंकलिन का, इन्होंने गहन अध्ययन के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि पूरा मनोविज्ञान और मनोचिकित्सा की पद्धति जीवन की सार्थकता के विचार पर ही आधारित है। और ये बात मनोगत्यात्मक चिकित्सा में अंतःसंघर्ष के सिद्धांत में अपना विचार प्रकट किया था डॉक्टर विक्टर फ्रैंकलिन। ठीक है, इन्होंने। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप सबको ध्यान देने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर में बात करते हैं 7 के बारे में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बाल श्रम किसी भी रूप में निषिद्ध हो? 24 24। में तो कारखाना है ना सर। देखिए, अनुच्छेद 24 आपसे एक सिंपल सी बात है, एक ही बात बोलता है ये कि कारखाना आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। तो यहाँ पे 14 वर्ष से जो कम आयु के बालक हैं वो किसी कारखाना और खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया गया है। किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जा सकता है। जहां बाल श्रम को रिप्रेजेंट करता है अनुच्छेद 24 और कारखाना को ही बाल श्रम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं आपसे कहूंगा कि अनुच्छेद 24 है जो बाल श्रम किसी भी रूप में निषिद्ध करता है, किसी भी रूप में निषिद्ध करता है। यही आपका करेक्ट जवाब होगा, यही आपका करेक्ट जवाब होगा। हालांकि शोषण के खिलाफ जब हम अधिकार की बात करते हैं भारतीय संविधान में, तो 23 और 24 दोनों निहित हैं, परंतु मौलिक अधिकार जो प्रत्येक नागरिक को किसी भी प्रकार के जबरन श्रम की सुरक्षा की गारंटी दे रहा है, वह आपका अनुच्छेद 23 और 24 ही देता है। 23 और 24 देता है। जब मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम के प्रतिषेध की बात होती है, मानव तस्करी, भिखारी और इसी तरह के अन्य बलात् श्रम निषिद्ध बताता है, तो वो बेसिकली अनुच्छेद 23 बताता है। लेकिन जब मैंने आपसे कहा अनुच्छेद 24 के बारे में, अनुच्छेद 24 के बारे में, जहां कारखाना आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध, जहां पे 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चों के किसी भी कारखाना और खदान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जा सकता है, वह अनुच्छेद आपका बन जाएगा 24। और इसी के परिप्रेक्ष्य में कारखाना एक्ट भी मालूम होना चाहिए आप लोगों को। कारखाना जो एक्ट है वो 1948 का है, जो खान अधिनियम है वो 1952 का है। हाँ, जो बाल श्रम निषेध और विनियमन का अधिनियम है वो आपको भली भांति तरीके से मालूम होगा कि 1986 में इसमें जो है लाया गया था। बाल श्रम निषेध विनिमय संशोधन जब अधिनियम बनाया गया तो वो 2017 को रिप्रेजेंट किया गया कि सरकार ने बाल और किशोर श्रमिकों की रोकथाम, निषेध, बचाव और पुनर्वास के लिए एक व्यापक और विशिष्ट ढांचा प्रदान करने के लिए 2017 में नियमों को अधिसूचित किया और नियमों के पारिवारिक उद्यमों के रोजगार से संबंधित मुद्दों को स्पष्ट भी किया था इसमें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो रिप्रेजेंट करता है अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। 23 में बधवा मजदूरी वगैरह के बारे में बात करने लगता है, किसी भी प्रकार का शोषण का निषेध करने की बात करने लगता है। शोषण का अर्थ होता है कि बिना भुगतान के बल और श्रम द्वारा दूसरों की सेवाओं का दुरुपयोग करना, ये बेसिकली 23 बताता है, ना कि 24 बताता है, ना कि 24 बताता है। जब हम बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 22 की, तो अनुच्छेद 22 हमसे ये कहता है कि किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, ऐसी गिरफ्तारी के कारणों में यथाशीघ्र अवगत कराया जाए, बिना अभिरक्षा के विरुद्ध नहीं रखा जाए और अपनी रुचि के विविध व्यवसाय से परामर्श करने की, प्रतिरक्षा करने के अधिकार से वंचित ना रखा जाए। तो इस तरीके की बात जब हम देखते हैं तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात करने लगता है, वह अनुच्छेद बन जाता है 22 यानी 22। क्लियर हो रहा है ना? और जब हम बात करते हैं अनुच्छेद 25 के बारे में,
अनुच्छेद 25 के बारे में, तो वो बताता है अंतःकरण की ओर और धर्म के अबोध रूप में मानना, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता की बात करने लगता है, तो वो बन जाता है अनुच्छेद 25। तो ये बन जाता है 25 अनुच्छेद। इस चीज़ों से आप लोग जो है ध्यान रखिएगा सभी, है ना। अच्छा प्रश्न है, आप लोग अच्छे समझेंगे। देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न आपके सामने जेम्स एडम्स के नाम जुड़ा हुआ है। व्यावसायिक अधिनियम 1986 है ना? कौन सा? खान अधिनियम 1982। 80 नहीं 1952 52 1952। व्यावसायिक समाज कार्य की जब ऐतिहासिक पूर्व उदाहरण में हम बात, देखिए अभी मैं आप लोगों से कल थोड़ा सा बात करूंगा व्यावसायिक संगठनों के बारे में, तो वो आप समझ में आएगा आप लोगों को, वहाँ पे चर्चा होगी। तो व्यावसायिक समाज कार्य के ऐतिहासिक पूर्व उदाहरणों में जेन एडम्स का नाम सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ है। तो क्या आप चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ेंगे, सेटलमेंट मूवमेंट से जोड़ेंगे, पुअर लॉ से जोड़ेंगे, कंट्री काउंसिल से जोड़ेंगे? जी क्या कह रहे हैं, बोलिए। ऑप्शन 3 से सेटलमेंट। बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा, सेटलमेंट हाउस मोमेंट से जोड़ेंगे। सेटलमेंट मोमेंट आप भली भांति तरीके से जानते हैं, इसको बंदोबस्त आंदोलन का नाम भी देते हैं शुद्ध हिंदी में, व्यवस्थापन गृह का नाम भी देते हैं शुद्ध हिंदी। बेसिकली यह एक सुधारवादी सामाजिक आंदोलन है। मैं आपको बता दूं कि सन 1880 के दशक में शुरू हुआ और 1920 के दशक के आसपास यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका ये जो है चरम पर पहुंच गया। और इसका एक ही लक्ष्य था कि समाज के अमीरों और गरीबों को भौतिक निकटता और सामाजिक अंतर संबंध दोनों में एक साथ लाना है। मतलब इसका उद्देश्य गरीब शहरी क्षेत्रों में, आप याद रखिएगा, गरीब शहरी क्षेत्रों में निपटान घरों की स्थापना करना, जिसमें स्वयं सेवी मध्यम वर्ग निपटान कार्य करता रहते थे, जहां ज्ञान संस्कृति को साझा करने की उम्मीद करते थे। तो इसकी स्थापना उस समय सबसे पहले प्रसिद्ध बस्ती घर हल हाउस था। ये उस समय हल हाउस था जिसकी स्थापना जेम्स एडम और एक विद्वान का नाम था एलन स्टार की अहम भूमिका मानी गई। तो इसलिए आप सभी लोग इन दोनों विद्वानों के नाम याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी, आपको मालूम है अगर हम जब बात करते हैं यूके के परिप्रेक्ष्य में तो हमारे सामने आता है 1869, और जब हम यूएसए के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो 1877 आता है। यह आपको भली भांति तरीके से मालूम होगा। द पुअर लॉज की हम बात जब करते हैं तो हमें ये अच्छे से बात, पुअर लॉ की अगर हम बात करें ये कब है? 1601, यही करंट जवाब है। 1601 के ही परिप्रेक्ष्य में गरीब कानून, जैसे हम बोलते हैं एक्ट ऑफ द रिलीफ ऑफ द पुअर 1601, गरीब राहत अधिनियम था ये 1601 में। इंग्लैंड की एक संसद का अधिनियम था जिसमें गरीबों के राहत के लिए अधिनियम बनाया गया था, जिसमें एलिजाबेथन गरीब कानून के रूप में जाना गया था। और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया था 43वां एलिजाबेथ या ओल्ड गरीब कानून 1601 में पारित किया गया, और इंग्लैंड और वेल्स के लिए यह एक खराब कानून व्यवस्था भी बनाई गई थी। तो हालांकि गरीबों की राहत के लिए अधिनियम 1601 इज द राइट आंसर बन जाएगा। एक पुअर लॉ और भी था, शायद 1834 के आसपास आया था। यही था वो, ये वही है 1834 की भी अगर आप बात करेंगे, ठीक है, ये उसी का परिप्रेक्ष्य है। आप अगर 1834 आप अगर इतिहास में जाते हैं उसके, तो वहाँ पर भी मिलता है गरीब राहत के लागत पर अंकुश लगाया गया और दक्षिणी कृषि काउंटिंग में प्रचलित पुरानी प्रणाली के दुरुपयोग को दूर करना और नई प्रणाली को लाई जाती थी। तो ये नई प्रणाली लेकर आया गया। हालांकि गरीब कानून संशोधन अधिनियम है, ये उसका पार्ट है, परंतु 1834 भी इसी का है।
खराब कानून संशोधन अधिनियम 1834 पहले भी था, उसके बाद ये 1601 आया था ब्रिटिश इतिहास में, ये है ना, तो ये सही है आपका, ऐसी बात नहीं कि 1834 भी। कंट्री काउंसलिंग हम हाँ एलिजाबेथ ने जब जेलों का दौरा किया ना तो उस समय स्थापित की थी कंट्री काउंसिल। अच्छा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे काउंट्री जो है कंट्री काउंसलिंग के बारे में, ये भी आप सबके लिए एग्ज़ाम में हो सकता है देखने को मिल जाए। तो इसका स्टार्टेड अगर आप लोगों से पूछेगा तो आपका क्या जवाब होना चाहिए कि इसकी शुरुआत या इसका दौर, इसमें क्या चीज़ थी। हालांकि मैं आपको बता दूँ, 1874। यहाँ अगर काउंसलिंग स्टार्टेड की बात हम करते हैं तो कार्ल रोजर्स के द्वारा गढ़ा गया ये शब्द था। हालांकि चिकित्सा योग्यता में कभी भी अपने काम को मनोचिकित्सा के रूप में एक अमेरिका विद्वान थे, परामर्शक मनोचिकित्सक थे, जिन्होंने कहा कि काउंसलिंग के माध्यम से हम सेवार्थी को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करेंगे, समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो आप जरा मुझे बताएं कि कंट्री जो काउंसलिंग है उसकी स्थापना कब हुई। सर 1875 या 74 ऐसे है सर। 1875 या 74। ओके, और कोई? नहीं मालूम। देखिए, अगर हम जब इतिहास के परिप्रेक्ष्य के दृष्टिकोण से देखते हैं एक ऐसे शब्द को, काउंसलिंग जैसे शब्द को, तो ये बेसिकली काउंसलिंग जो शब्द था, हालांकि 20वीं शताब्दी के दौर पे ये आया और इसमें विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी शामिल की गई, और ये एक्टिविटी वो शामिल की गई थी जहाँ पे लोगों को एक प्रकार से परामर्श देने की बात कर रहा था, एक आत्म संरक्षकता की बात करता था, रचनात्मकता की बात करता था, लोगों के मूल्य जैसे मानवीय गुणों और मानव परिवर्तन और हस्तक्षेप को ध्यान केंद्रित करने की बात करता था। ठीक है, तो ये यूएसए और अमेरिका में, यूएसए और ब्रिटेन में दोनों जो ये भूमिका थी एक अहम मानी गई थी 1972 इज़ द राइट आंसर इसका बन जाएगा। इसकी स्थापना में एक अहम भूमिका निभाई थी 1972, और ये कंट्री काउंसलर जहाँ पे एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बात की जाती थी। ठीक है, तो याद रखिएगा ये काउंसलर से संबंधित था। एजुकेशन इसका एक अहम शब्द था, इसमें ट्रेनिंग एक अहम शब्द था, पॉसिबिलिटी एक अहम शब्द था। ये तीन ऐसे शब्द थे, इसको आप सभी लोग ध्यान रखिएगा सर। अमेरिका के एक विद्वान थे कार्ल रोजर्स, जनक माने गए इसके, कार्ल रोजर्स जनक कहे गए, लेकिन काउंसलिंग शब्द को, ना कि कंट्री शब्द को, काउंसलिंग शब्द के जनक कहे गए थे। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट माना जाएगा। समाज कार्य शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में बात अगर हम करें तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रकारी कार्यक्रम का मूल पहलू नहीं था। करके सीखना, अन्वेषण कार्यक्रम, शैक्षिक दृष्टिकोण और समस्या का हल देना। क्या आप सही समझेंगे कि समाज कार्य शिक्षा में कौन सा क्षेत्रकारी कार्यक्रम का मूल पहलू नहीं होगा? समस्या का हल देना नहीं होगा सर। हल देना नहीं होगा। नहीं है, सॉरी सर, मैंने ध्यान नहीं दिया। देखिए, प्रश्न यहाँ पर ये है आप सबके सामने। अगर हम बात करें यहाँ पे, देखिए समाज कार्य शिक्षा के हिसाब से सोशल वर्क एजुकेशन में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा क्षेत्रकारी कार्यक्रम है जो फील्ड वर्क प्रोग्राम है उसका एक बेसिक या बुनियादी या मूल पहलू नहीं है। तो जो समाज कार्य शिक्षा में हम खोज का काम नहीं करते, खोज करते हैं लेकिन वो उस कार्यक्रम को बना के इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, हम तो प्रैक्टिकल करते हैं, करके सीखते हैं। ये सही है, करके सीखना सही है, क्योंकि हम समाज कार्य शिक्षा की बात कर रहे हैं, एजुकेशन की बात कर रहे हैं, फील्ड वर्क जनरल की बात कर रहे हैं। उस कार्यक्रम में हम अन्वेषण कार्यक्रम तो करेंगे परंतु उसका इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे कार्यक्रम यूजीसी का प्रश्न पूछने का मतलब था कि आप ये कार्यक्रम की बात कर रहे हैं, ना कि आप उसका इम्प्लीमेंट और नॉट इम्प्लीमेंट इसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप तीसरे को गलत करिए, पहली बात। फिर शैक्षिक दृष्टि से नियोजित होगा, जाहिर सी बात है शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में होगा तो ये नियोजित होगा। समस्याओं का हल देना, समस्या का हल ये नहीं देते हैं, ये फील्ड वर्कर जो सुपरविजन होता है
वो समस्याओं के बारे में चर्चा परिचय। हाँ, आप अपना मत, अपने विचार को वहाँ पे प्रकट कर सकते हैं, ये बात सत्य है, लेकिन हम प्रैक्टिकल हिसाब से बात करते हैं तब। लेकिन यूजीसी ने प्रश्न पूछा समाज कार्य शिक्षा में, तो मैं आपसे कहूँगा कि तीसरा और चौथा को गलत कर दीजिए, ऑप्शन नंबर 4, बाकी आपका सारे के सारे जो है सही है। ये दो सही नहीं है, आपके दो पहलू आपके सही नहीं है। आप अपने आप खुद सोच के देखिए कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो क्या कार्यक्रम बनाओगे, क्या आप समस्या को हल देने लगे? आप तो ट्रेनिंग पे हो, और ये ट्रेनिंग की ही बात कर रहा है समाज कार्य शिक्षा। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 4, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा समाज कार्य, अब देखिए बाकी ये सारे शब्द पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल है कौन सा समाज कार्य और व्यवहार के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के चिकित्सकीय हस्तक्षेप से घनिष्ठ रूप से जुड़ा नहीं कहा जा सकता है। देखिए, आप जब भी कभी बात करते हैं सिगमंड फ्रायड की बात, है ना, जब भी कभी आप सिगमंड फ्रायड की बात करते हैं तो आप कहते हैं फ्री एसोसिएशन। सही बात है, फ्री एसोसिएशन की बात किया है कि नहीं? मैंने बात किया। हाँ। जब मैं आपसे कहता हूँ प्रतिसंक्रमण और संक्रमण और प्रतिसंक्रमण, यहाँ पे अगर आपको मैं बात कर लेता हूँ, थोड़ा सा इंग्लिश को भी दिखा देता हूँ। संक्रमण नहीं होगा। देखिए यहाँ पे काउंटर ट्रांसफरेंस और ट्रांसफरेंस, ये शब्द फ्री एसोसिएशन, ये और काउंटर ट्रांसफरेंस और ट्रांसफरेंस, ये सिगमंड फ्रायड के शब्द हैं, ये फ्रायड के शब्द हैं, इसलिए ये फ्रायड यूज के रूप में हम देख सकते हैं, परंतु इन्वायरमेंटल के बारे में बात नहीं कर सकते। इन्फ्लुएंट अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल के बारे में या पर्यावरणीय के बारे में समस्याओं को अगर हम देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं परिवेशगत प्रभाव के रूप में, तो ये हमें नहीं मिल सकता है इन्वायरमेंटल परिपेक्ष में। हमें संक्रमण और प्रति संक्रमण और मुक्त साहचर्य, ये 3 शब्द हमें मिलते हैं, परंतु घनिष्ठ संबंध से नहीं जुड़ा हुआ है, और नहीं जुड़ा हुआ है ऑप्शन नंबर डी यानी 4, ये ऑप्शन नंबर 4 से। सिगमंड फ्रायड कभी पर्यावरण के बारे में, परिवेश वगैरह के बारे में थोड़ी ना बताता है, वो एक प्रकार से व्यक्ति बालक के बारे में चर्चा कर रहा है। समवृत्तिक क्षेत्र की धारणा संबद्ध है। देखिए समवृत्तिक क्षेत्र की धारणा संबद्ध है, मतलब एक प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं फेनोमेनल फील्ड के बारे में, बेस्ट एसोसिएटेड विथ किस पर्सन से माना जाएगा। और भी कोई बच्चे बताएं। बिल्कुल। कोटलेविन सर 4 आया था। कोटलेविन होगा सर। कोटलेविन फील्ड की बात नहीं करते ना सर। देखिए यहाँ जब भी हम कभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में, तो जब कार्ल थ्योरी की बात होती है, फील्ड थ्योरी की बात होती है, तो हम बात करते हैं कर्ट लेविन के बारे में, परंतु समवृत्तिक क्षेत्र की जो धारणा का संबंध था सर कार्ल रोजर आएगा, इसका शुद्ध, घटना से संबंधित। हाँ इसकी शुद्ध अगर हम बात करते हैं अपूर्वभूत क्षेत्र की बात कर रहा है, घटना से संबंधित। अभूतपूर्व क्षेत्र की बात कर रहा है ये, और ये इसका सही जवाब जो होगा कार्ल रोजर्स इज द राइट आंसर होगा। इसका सही जवाब क्या होगा? कार्ल रोजर्स करेक्ट माना जाएगा, और कार्ल रोजर्स ने कहा है इसका मतलब स्वयं को जोड़ा था, समवृत्तिक क्षेत्र का मतलब स्वयं से जोड़ा था, मतलब अभूतपूर्व क्षेत्र या स्वयं हमारी व्यक्तिपरक वास्तविकता है जिसके बारे में हम जानते हैं, वस्तुओं और लोगों सहित हमारे अनुभव का क्षेत्र और हमारे व्यवहार, विचार, चित्र और न्याय, समानता और इसी तरह का जो विचार है उस पे बल देता है क्या? अभूतपूर्व या समवृत्तिक क्षेत्र। और यह कॉन्सेप्ट किसका है? कार्ल रोजर्स का है, कार्ल रोजर्स का है। अब जब कार्ल रोजर्स की हम बात कर रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट लाया कब था? कब लाया? 1949। और कोई बताएं?
जहाँ पे अकॉर्डिंग टू द थ्योरीज ऑल बिहेवियर की बात कर रहा है, आत्मनिश्चय की बात कर रहा है, डिटरमाइंड बाय द चेतन जैसी प्रक्रिया की बात कर रहा है। ये कब लाया गया, कब डेवलप किए गए थ्योरीज, ये बताएं प्लीज़। आपने नाम सुना है पर्सन सेंट्रल अप्रोच या क्लाइंट सेंट्रल अप्रोच, ये कब आया था? ये कब आया था? सर इसका ईयर नहीं, 1950 के दशक में आया था। 50। और यही दशक जो APA की बात करता हूँ मैं, इसी के दौरान में कार्ल रोजर्स ने यही समवृत्तिक क्षेत्र पर चर्चा किया था। ऑप्शन नंबर पहला सही है, 1950। कार्ल रोजर्स जब भी कभी कॉन्सेप्ट लेकर आए, मैं आप सबसे कहूँगा कि 1950 को आप ध्यान रखिए, और 1950 के आधार पर ही इस पर चर्चा कार्ल रोजर्स ने किया है, कार्ल रोजर्स ने किया है, याद रखिएगा। तो ये सिद्धांत अभूतपूर्व क्षेत्र है जो व्यक्तित्व सिद्धांत पर आधारित था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ये सही है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि देश में यह निहित है कि कुछ आवेगों को अवांछित आवेग के स्थान पर उसका विरोधी आवेग आकर अभिज्ञाता क्षेत्र से बाहर रखा जाता है। अब आपको पता होना चाहिए, प्रतिक्रिया निर्माण, अभिज्ञाता। प्रक्षेपण, अच्छा, प्रक्षेपण। ओके ओके ओके। बताएं एक बार मुझे, ये अभिज्ञाता मीन्स होता क्या है? सर अभिज्ञता मतलब जो उसकी नॉलेज का जो मतलब उससे रिलेटेड जानकारी से, हाँ, उसकी जानकारी से, उसकी कुशलता से, उसकी जो है एक प्रकार की अगर बात करें निपुणता से। बहुत बढ़िया। हाँ। तो उस क्षेत्र से बाहर रखा जाए तो क्या प्रतिगमन, प्रक्षेपण या अलगाव या प्रतिक्रिया निर्माण होगा? क्या होना चाहिए इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा प्रतिक्रिया निर्माण। वेरी गुड। जब हम प्रतिक्रिया निर्माण में यह निहित है, जब प्रतिक्रिया निर्माण में यह निहित है कि कुछ आवेगों को अवांछित आवेग के स्थान पर उसका विरोधी आवेग आकर अभिज्ञात क्षेत्र से बाहर रखा जाए, तो ऐसी कंडीशन पे ना कि प्रतिगमन होगा, ना ही प्रक्षेपण, ना ही अलगाव, प्रतिक्रिया निर्माण ही सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। यदि कोई व्यक्ति किसी को घाटा या कमी के रूप में देखता है, यदि कोई व्यक्ति किसी को घाटा या कमी के रूप में देखता है, उसको यदि वह पूरा करने की कोशिश करता है, तो वह निम्नलिखित में से कौन सी सुरक्षा युक्ति का इस्तेमाल करेगा? ये फ्रायड की है। क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब आपने बताया क्षतिपूर्ति, यही आपका सही जवाब है। ये प्रश्न बहुत सरल था, प्रश्न बहुत ही सरल जवाब था, इसलिए आपने इसको यहाँ पे क्षतिपूर्ति जैसे शब्दों को यूज कर दिया। एक शब्द हमारे सामने आ रहा है वैराग्य, है ना। वैराग्य का जो अर्थ होता है विरक्ति से होता है, एक प्रकार से त्यागने से होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसका अगर हम बात करते हैं तो जैसे आपने सुना होगा धर्मों में हिंदू धर्म, जैन धर्म, है ना, बौद्ध धर्म, नहीं आप कहते हैं वैराग्य। वैरागी यानी संसार की उन वस्तुओं और कर्मों से विरक्त होना जिसमें सामान्य लोग लगे रहते हैं। तो विराग यानी वैराग्य से जुड़ा हुआ है ना, अर्थ राग से विलग हो जाता है, हाँ, छोड़ देना है। इनकार क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए? मना करना। प्रक्षेपण क्या होता है? प्रक्षेपण, दोषारोपण। ओके, बिल्कुल करेक्ट जवाब। ठीक है, तो यह आपका एक प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब क्षतिपूर्ति इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। आज का लास्ट प्रश्न कर लीजिए। डैश एक ऐसा विधि विक्षोभ है जो व्यक्ति का परिवेश के बीच घटित होता है। इसमें असमानता को नकारा जाता है और समानताओं पर ऐसा बल होता है जिसके पीछे यथार्थ का आधार नहीं होता। ए ऑप्शन। ये सही है ऑप्शन संप्रवाह। हाँ, संप्रवाह एक ऐसा विक्षोभ होता है, बेसिकली हमने देखा भी है, आप लोगों को पता होगा, जो व्यक्ति और परिवेश के बीच में घटित होता है और इसमें असमानताओं को नकार दिया जाता है और समानताओं पर ऐसा बल देता है कि जिसके पीछे यथार्थ का आधार ही नहीं होता। तो वही बात है कि संप्रभाव एक ऐसा विक्षोभ है जो व्यक्ति और परिवेश के बीच घटित होगा और इसमें असमानता को नकार, मतलब जो समाज में असामाजिक तथ्य होंगे जो आपको अनुचित लगेगा उसको नकार देंगे और समानता पर आप बल देंगे, तो इसके पीछे यथार्थ का आधार नहीं होता कुछ। तो वही संप्रभाव होता है। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। सर इसमें मतलब एक वो भेड़ चाल की बात की गई है ना? हाँ, भेड़ चाल की बात आप कह सकते हो, बिल्कुल सही है, परंतु वहाँ पे आप जो असमानताएं की बातें होंगी, जो असमानताएं जैसे एक्टिविटी या गतिविधियाँ संचालित होंगी, तो उस पर आप थोड़ी ना ध्यान देंगे। और जब ध्यान नहीं देंगे जो वो असामान्य है, जो गलत चीज़ें हैं, तो वो कोई उसका कोई अर्थ नहीं बनता, उसका कोई यथार्थ आधार कुछ नहीं होता। मतलब समानता का अनुकरण कर रहे हैं, पीछे लग रहे हैं, बस उसका कोई सेंस नहीं कि हम सेंस भेड़ नहीं। चाल कर रहे मैंने वही कहा ना कि जिस प्रश्न में वास्तविकता होती है उस प्रश्न को ही एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें कोई वास्तविकता नहीं तो उस प्रश्न को क्या बनाना। एग्जामिनर भी वही सोचता है कि हम प्रश्न ऐसा पूछे कि वो आपको आए, वो कभी नहीं चाहता कि मैं इतना टफ प्रश्न दे दूं कि आपको आए ही ना प्रश्न। इसीलिए तो अप्लाइड बना दिया गया है। अलग अलग किताबें आती हैं, अलग अलग किताबों में अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है, अलग अलग अपने अपने विचार आती हैं, अलग अलग वर्ष आते हैं, अलग अलग नाम भी देखने को मिल जाते हैं। तो इसलिए फैक्ट पर कम बल देता है, ज़्यादातर अप्लाइड प्रश्नों पर बल देता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग करेंगे कल की क्लास में, ठीक है ना।